हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कंपटीशन टिप्स बाय अल कुमार। आज हम कर रहे हैं मैथ्यू एंड रोल की एक फेमस पोएम डॉवर बीच। पोएम स्टार्ट करने से पहले हम मैथ्यू एंड रोल की बायोग्राफी जान लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैथ्यू एंड रोल का जन्म हुआ था 24 दिसंबर 1822 मिडलसेक्स इंग्लैंड में और उनकी मृत्यु हुई थी 15 अप्रैल 1888 को लिवरपूल इंग्लैंड में ही, और ये 65 ईयर तक जिए। इनके पेरेंट्स थे थॉमस एंड रोल जो हेडमास्टर थे रग्बी स्कूल्स में, और इनकी माता जी थी मैरी पेनरोज, और इनकी स्पाउस थी फ्रांस ल्यूसी विटमैन। और एजुकेशन इन्होंने ली थी रग्बी स्कूल, बैलियोल कॉलेज ऑक्सफोर्ड्स में, और ऑक्यूपेशन ये एक विक्टोरियन पोइट्स थे। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, ये पहले प्रोफेसर्स थे जिन्होंने लेक्चर दिए थे इंग्लिश में इंस्टेड ऑफ लैटिन के, और 1843 में इनकी पोएम क्रॉमवेल को अवार्ड मिला था, न्यू डिगेट प्राइज़ मिला था 1843 में। किस पे? क्रॉमवेल पे। और 1861 में जो इनके फ्रेंड्स थे, यानी कि जो बचपन के दोस्त थे, आर्थर ह्यूज क्लफ की मृत्यु हो गई थी, और वो सिर्फ जब छोटी सी उम्र के ही थे 42 के। अर्नोल्ड ने उनके लिए लिखी थी थर्सीज ए पेस्टोरल एलिजी, लिखी थी उनकी मौत पर। और ये क्वेश्चंस पीजीटी 2006 में पूछा गया है कि जो थर्सीज थी वो किसके लिए लिखी गई थी, उस फ्रेंड्स का नाम क्या था। तो आर्थर ह्यूज क्लफ उनके दोस्त का नाम था और उनके चाइल्डहुड फ्रेंड थे। और 1869 में उनकी पब्लिश हुई थी कल्चर एंड एनार्की, वेयर इट बिकम नोन एज ए एपोस्टल ऑफ कल्चर्स। ये काफ़ी फेमस वर्क था उनका, कल्चर एनार्की। उनके मेजर वर्क हैं रग्बी चैपल, द स्कॉलर जिप्सी, थर्सीज, शोराब एंड रुस्तम्स। ये काफ़ी शोराब एंड रुस्तम्स के क्वेश्चन आते रहते हैं डिफरेंस वर्क में। द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म एट द प्रेजेंट टाइम, ऐसे इन क्रिटिसिज्म, शेक्सपियर्स, मेमोरियल वर्स ऑफ वर्ड्सवर्थ। ये इनके फेमस वर्क्स थे। और अब चलिए हम पोइम के बारे में जान लेते हैं। डॉवर बीच जो पोइम थी पहली बार पब्लिश हुई थी 1867 में उनके कलेक्शंस न्यू पोइम में। और कुछ एविडेंस ऐसे हैं कि ये माना जाता है कि ये पोएम कंपोज हुई थी 1849 में, और कुछ का मानना है कि मोस्ट लाइकली डेट इसको 1851 में। तो इसका मतलब डेट्स में, कंपोजिशन में इसकी कन्फ्यूजन है, इसलिए इसकी पूछी जाएगी तो पब्लिशिंग डेट ही पूछी जाएगी, या इसका वॉल्यूम पूछा जाएगा जो न्यू पोएम्स और 1867 में है, क्योंकि इसके कंपोजिशंस की क्लियर डेट कहीं नहीं मिलती है। ये पोएम 30 लाइन्स की है और ये एड्रेस करती है रिलीजियस फेथ को। जो रिलीजियस फेथ है वो धीरे धीरे कम हो रहा है, मॉडर्न वर्ल्ड जो है उसका अफेक्शन सब बढ़ता जा रहा है। और ये पोएम जो प्राउडली, जो एक मेलंकली है, यानी कि उदास की एक टोन है, और नॉस्टेड इन फीलिंग्स के अंतर ये पोएम है। यानी कि पोइट का मानना है जो इंडस्ट्री रेवोल्यूशंस के बाद जो क्रांति हुई और जो व्यक्ति हैं वो इस संसार में खो गई, और जो फेथ था, जो बिलीव था, वो धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है और कम होता जा रहा है। तो अब चलिए एक लाइन बाय लाइन इसकी वो समरी देख लेते हैं। एक लाइन बाय लाइन हम इसको देखते हैं। द सी इज़ काम टुनाइट, समुंदर जो सी है आज की रात एकदम शांत है, एकदम काम है। द टाइड इज़ फुल, द मून लाइज फेयर, समुंदर में जो ज्वार है, जो टाइड है, वो उससे भरा हुआ है। और चांद यानी कि मून जो है बहुत ही सुंदर है, फेयर दिखाई दे रहा है। अपॉन द स्ट्रीटस, अपॉन द स्ट्रीटस मतलब स्ट्रीटस का मतलब होता है प्रकाश की चमक। तो वो कह रहा है अपॉन द स्ट्रीटस, जहाँ उस चांद की रोशनी उस समुंदर की चैनल के बीच में पड़ रही है। तो यहाँ पर जो स्टेटस वो हम कहेंगे वो एक चैनल होता है। स्टेटस रोशनी अपॉन द स्टेटस, यानी कि क्योंकि जहाँ पोएट खड़ा है वहाँ पे एक वो इंग्लैंड की तरफ खड़ा है और दूसरी तरफ फ्रांस उसको दिखता है, तो उनके बीच में जो समुद्र होता है उसको चैनल कहते हैं, जल संधि कहते हैं। इसलिए वो यहाँ पर कहता है कि उस चांद की रोशनी उस समुद्र की जल संधि या चैनल के बीचों बीच पड़ रही है। क्योंकि अब आगे हमें अगला लाइन बताएगा क्यों वहाँ पर, यानी कि चैनल्स बोल रहा है। ऑन द फ्रेंच कोस्ट द लाइट ग्लिम्स एंड इज गॉन, पोइट जहाँ पर खड़ा हुआ है वहाँ से थोड़ी दूर पर ही फ्रांस का किनारा है, वह उस किनारे को देख सकता है। पोइट को वहाँ पर एक रोशनी दिखाई देती है जो
चमक, जो चमक है, चमकी मतलब ग्लिम्स रही है, चमक रही है, और बाद में वो फीकी होकर गायब हो जाती है। तो पोइट यहाँ कह रहा है कि वो जहाँ पर खड़ा है वो चैनल है, तो इस तरफ फ्रांस है और दूसरी तरफ इंग्लैंड है। तो वहाँ पर फ्रांस की दूसरी तरफ दूसरा जो किनारा उसको आराम से देख सकता है, तो वहाँ पे उसे एक लाइट दिखती है जो चमक रही है, ग्लिम कर रही है, और बाद में क्या होती है वो गायब हो जाती है। क्लिम्सन इज गॉन, यानी कि फीकी पड़कर धीरे धीरे वो गायब हो जाती है। द क्लिफ ऑफ इंग्लैंड स्टैंड ग्लिमरिंग एंड वास्ट। फिर वो उसके बाद जैसे उसने फ्रांस की तरफ देखा था, तो अब वो क्या करता है पोइट, अब इंग्लैंड की जो पहाड़ियाँ हैं, जो चट्टान है, उसकी तरफ देखता है, और वो जो पहाड़ियाँ और जो चट्टानें हैं ना, वो चांद की मंद रोशनी में चमक रही हैं, क्योंकि जो चट्टानों के ऊपर जो रोशनी पड़ती है उससे चमक जाती हैं। वो पहाड़ियाँ चट्टानें काफ़ी बड़े आकार की, बड़े साइज़ की भी हैं, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है ना क्लिफ मतलब चट्टानें होती हैं, और वास्ट ग्लिमिंग जो होता है मंद प्रकाश होता है, और वास्ट होता है बड़ा। तो इस प्रकार क्या कहा उसने कि इंग्लैंड की जो चट्टानें वो देख रहा है, वो चांद की मंद रोशनी में चमक रही हैं, और उनका साइज़ भी काफ़ी इनमें बड़ा है। उसके बाद वो कहता है आउट इट ट्रैंक्विल बे मतलब शांत खाड़ी। अब वो कह रहा है यहाँ पर, और ये पहाड़ियाँ कहाँ पर है, जो इंग्लैंड की जो बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ हैं जहाँ चांद की रोशनी से चमक रही थी, वो कहाँ पर है, वो पहाड़ियाँ शांत घाटी में है, शांत बे में है। उसके बाद वो कहता है कीम टू द विंडो स्वीट इज़ द नाइट एयर। खिड़की पर आओ, और ये रात की जो बहुत सुहानी है हवा चल रही है। कैसी हवा चल रही है? सुहानी। खिड़की पर आओ और ये रात की जो हवा है बहुत सुहानी है, इसे एंजॉय करो। अब इस लाइन में हमें पता चलता है, अभी तो हमें लग रहा था कि बीच पे खड़ा है, पर ये लाइनों में क्लियर हो जाता है कि ये जो सारा सीन है, जो सारा हमें डिस्क्राइब कर रहा है पोइट, वो अपने रूम से या अपने घर जहाँ पर वो खड़ा है वहाँ से देख के बता रहा है कि ये जो सारी एक्टिविटीज़ हो रही है वो उसके रूम में खड़ा होके हमें बता रहा है। अब वो आगे बोलता है ओनली फ्रॉम द लॉन्ग लाइन ऑफ स्प्रे where the sea meets the moon blenched land। तो अब वो क्या कहता है, और वहाँ जो समुंदर में क्या हो रहे हैं, झाग की एक लंबी लाइन लग गई है, क्योंकि जब लहरें आती हैं तो लहरें आती हैं झाग जैसे दिखते हैं, तो वो समुंदर की एक लंबी लहरों की वजह से एक लंबी लाइन दिखाई दे रही है झाग की, और वहाँ पर समुंदर मून ब्लांच लैंड से मिल जाता है। और जब मून ब्लांच लैंड मतलब लैंड है, उस पर जब सूर्य चांद की रोशनी पड़ती है तो कैसा दिखता है, मून ब्लैंच लैंड बोलते हैं उसे। और वहाँ पर जो सैंड है, जो रेत होती है, उस पर चांद की रोशनी जब पड़ती है तो वो जो रेत होती है वो वाइट दिखती है, तो वो मून ब्लैंच जैसे ऐसा लग रहा है जैसे कि चांद इस धरती पर उतर आया हो। बिल्कुल हमें उसकी रोशनी बिल्कुल वाइट जैसी, चांद की जैसी दिखाई देती है। इसलिए वो कह रहा है कि, इसलिए पोइट ने कहा कि समुद्र में तो लंबी लंबी झाग की लाइन और रेत जो है, सैंड है, वो ऐसे लग रहा है जैसे चांद उतर आया, मून ब्लैंच लैंड है यहाँ पर। उसके बाद वो कहता है लिसन यू हियर द गर्टिंग रोर, लिसन यू आर हियर द गेटिंग रोर ऑफ पेबल्स विच द वेव्स ड्रॉ बैक एंड फिलिंग। अब वो कहता है कि जब उसने आगे बता दिया, कहता है कि सुनो, क्या तुम सुन रहे हो पत्थरों से आती हुई ये कर्कश आवाज़। यानी जो ग्रेटिंग होता है, ग्रेटिंग जो होता है उसको कर्कश आवाज़ कहते हैं, जैसे चुभने वाली आवाज़, जब पत्थरों से आती आवाज़ होती है उस पर। तो कहता है कि सुनो, क्या तुम सुन रहे हो पत्थरों से आती हुई इस कर्कश आवाज़ को, जो पत्थरों के घिसने से आ रही है। वो क्यों आ रही है? क्योंकि जब लहरें आती हैं तो वो पत्थरों को अपने साथ ले जाती हैं और बाद में वहीं वापस पटक देती हैं। तो ये क्योंकि लंबी लाइन थी जहाँ की, तो लहरें आ रही हैं, उस पत्थर को ले जा रही हैं, फिर वापस लाती हैं, फिर गिरा रही हैं। तो बार बार ये आवाज़ से एक कर्कश आवाज़ आनी, यानी ग्रेटिंग रोर हो रही है। तो उसकी वजह से वो कहता है कि क्या तुम सुन रहे हो। दूसरा उसके साथ उसकी बिलव्ड हो सकती है, तो क्या कह रहा है कि वो तुम सुन सकते हो ये आवाज़। तो उसके बाद वो कहता है एट देयर रिटर्न अप द हाई स्ट्रैंड्स बिगिन एंड सीज एंड देन अगेन बिगिन। और ये लहरें बार बार इन पत्थरों को किनारों पर ला रही हैं, फेंक रही हैं, बार बार लगातार यह होता जा रहा है। क्योंकि लहरें तो चलती रहती है समुद्र में, तो ये बार बार पत्थरों को ला रही हैं, फेंक रही हैं, और ये काम लगातार हो रहा है और उनसे
एक आवाज़ भी निकले जा रही है, एक आवाज़ उससे हो रही है। नेक्स्ट में कहता है कि विद ट्रेमलस कैडेंस स्लो एंड ब्रिंग, और जो मतलब इसका मतलब होता है, ट्रेमलस का मतलब होता है कांपने वाले, जो कंपन होता है, और कैडेंस का मतलब होता है ताल। तो विद ट्रेमलस कैडेंस स्लो एंड ब्रिंग, तो इससे होता है कि, और ये लहरें जो बार बार उन पत्थरों को फेंक रही थी, जो किनारे पर फेंक रही, उससे क्या हो रहा है, उन पत्थरों के लहरों से टकराने से जो कंपन होता है, उस कंपन से एक लय, एक ताल बनती है, गाना बनता है, एक रिदम बनती है। मतलब उस, अभी तो कर्कश बता रहा था, लेकिन अब ये कह रहा है कि जब पत्थर लहरों से टकराते हैं, उसके कंपन से एक ताल, एक लय, एक राइम, गाना बनता है, और वो गाना एक लय बनती है। उसके बाद वो कहता है कि उसके बाद एंड ब्रिंग द एटर्नल नोट ऑफ सैडनेस इन, और ये पत्थरों के टकराने से जो आवाज़ हो रही है, जो लय बन रहा है ना, वो अपने साथ क्या लेके आती है, वो अपने साथ सैडनेस की टोन लेकर आ रही है। इस आवाज़ में एक दुख और दर्द भरा हुआ है। मतलब अभी जो लय बन रही है वो दुख और दर्द की लय बन रही है, दुख और दर्द उसमें है, उस टोन में, जो टोन उत्पन्न हो रही है। अब वो कहते हैं कि सेफक्लीज जो है, सेफक्लीज लॉन्ग एगो, और ये जो हमें सैडनेस की आवाज़ सुन रही है, कब आ रही है, सेफोक्लीज जो एक ग्रीक ट्रेजेडियन, ट्रेजेडी लिखते थे, वो ड्रामेटिक थे, ग्रीक ट्रेजेडियन ड्रामेटिक थे, उनसे भी बहुत पहले की है ये। हेयर इट टू ऑन द एजियन, यही सेम दर्द भरी टोन, इसी एजियन समुंदर के किनारे इसी तरह के सैडनेस, दर्द टोन सुनी हुई। यानी कि जो ग्रीक वो फेमस थे सोफोक्लीज, जो उनने भी ये इसी जो एजियन समुंदर का किनारा, उसी पे ये दर्द भरी आवाज़ें सुनी होंगी। वे कहता है कि एंड इट बोट इनटू हिज माइंड द टर्बाइड एब एंड फ्लो ऑफ ह्यूमन मिसरी। अब वो यहाँ पर, क्योंकि एब का मतलब होता है भाट और बोट का मतलब होता है लाया हुआ, तो यहाँ पर वो कहता है कि और जो ये लहरें हैं ना, इनके उतरने और बहने, मतलब बार बार आ रही हैं, उतर रही हैं, बह रही हैं, इसकी से एक, इस धुन को, इसके जो म्यूज़िक है उसको सुनकर इंसानों के दुख और परेशानियों की याद आ गई होगी, और उसे इंसान के कष्टों के साथ जोड़ने की कोशिश की होगी। यानी कि जो आवाज़ आ रही है वो दुखों की आवाज़ है, सैडनेस की आवाज़ है, तो वो परेशानियों को उसने, सेफोक्लीज ने उसको इंसानों के दुख और दर्द के साथ उसने जोड़ने की उसने कोशिश की होगी। फिर वो कहता है कि वी फाइंड आल्सो इन द साउंड ऑफ ए थॉट हियरिंग इट बाय दिस डिस्टेंस नॉर्थन सी, यानी कि हम भी इस नॉर्थन सी से, यानी कि नॉर्थन सी यहाँ से दूर है, तो वह नॉर्थन सी की दूर से आती हुई आवाज़ से उस विचार को पा सकते हैं, उसे सुन सकते हैं। हम भी इस ये जो है एजियन, हम भी जो इस एजियन के पास खड़े होकर इस थॉट को सुन सकते हैं। मतलब दूर से जो आवाज़ आ रही है, दुखों की जो आवाज़ आ रही है, हम भी उस थॉट को, उस विचार को सुन सकते हैं, उसे हम समझ सकते हैं, जिस तरीके से सोफोक्लीज ने वो थॉट को सुने थे जो नॉर्थन सी से आ रहे थे। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में वो कहता है, नेक्स्ट स्टैंजा में वो कहता है कि द सी ऑफ फेथ वॉज वंस टू एट द फुल, यानी कि जो सी ऑफ फेथ मतलब जो एक समुंदर है, जो धार्मिक, सी ऑफ फेथ, धार्मिक फेथ मतलब स्पिरिचुअल पोएम है, तो स्पिरिचुअल फेथ, जो धार्मिक फेथ था उसका भी एक समुंदर था। लोगों ने अपने धर्म के प्रति जो विश्वास था वो भी कभी समुंदर की तरह हुआ करता था। तो सी ऑफ फेथ मतलब विश्वास जो था वो इतना बड़ा था जैसे समुंदर हो। इसलिए इसने क्या कहा कि धार्मिक फेथ था, जो स्पिरिचुअल थी, जो मतलब हम भगवान को याद करते थे, चर्च में जाते थे, उस तरीके के जो हम धार्मिक हमारे स्पिरिचुअल एक्टिविटी था ना, वो एक समुंदर की तरह था। और लोग अपने धर्म की, अपने जो विश्वास थे वो भी कभी समुंदर की तरह बढ़ा था। मतलब हर तरफ ये स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ होती थी जो अब नहीं है। फिर वो कहता है कि
नेक्स्ट लाइन में वो कहता है कि फुल तक एंड राउंड अर्थ शोर lay like the folds of bright girdle furled। तो वो कहता है और यह जो विश्वास था, मतलब कैसे विश्वास, स्पिरिचुअल जो धार्मिक विश्वास था, और यह भी विश्वास ही तो जब था जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए था। कैसे घेरे हुए था? चमकदार कमरबंद की तरह। ये समुंदर जो धार्मिक फेथ का था वो पृथ्वी को लपेटे हुए था। तो यहाँ पे जो गर्डल है वो होता है कमरबंद, और फर्ड जो होता है लपेटना, मतलब कमरबंद की तरह इस सी ऑफ फेथ ने इस पृथ्वी को ढका हुआ था। इतना ज़्यादा, मतलब ये जो धार्मिक फेथ था इतना ज़्यादा था उस टाइम कि ऐसा लगता था कि पूरी कमर तक इसको लपेटे हुआ इस धार्मिक फेथ ने। बट नाउ आई एम ओनली हियर, बट नाउ आई ओनली हियर इट्स मेलनकली लॉन्ग विड्रॉइंग रॉर। अब वो कहता है कि अब मुझे इसमें सुनाई देता है। इसमें क्या सुनाई देता है? अभी तो ये चमक, लेकिन अब क्या स्थिति होगी वो बता रहा है। इससे मुझे अब सुनाई देता है इसकी तकलीफ़ें, और इस तकलीफ़ों के कारण इसमें ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़, और ये आवाज़ कोई खुशी की आवाज़ नहीं है, चिल्लाने की आवाज़ है, और ये है केवल दुख की, केवल तकलीफ़ों की, क्योंकि मेलनकली होती है उदासी की आवाज़, और ये चिल्लाने की, मतलब ज़ोर से चिल्लाने की। तो इसका मतलब हुआ ये कि जब ये मुझे आवाज़ सुनाई दे रही है वो तकलीफ़ों की है, और तकलीफ़ों के कारण ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ कोई खुशी की आवाज़ नहीं है, ये तकलीफ़ों की आवाज़ है। अब वो कहता है कि नेक्स्ट में retreating to the birth of one night wind, retreating to the birth of the night wind। तो रिट्रीटिंग जो होता है पीछे हटना होता है, और ब्रेथ का मतलब जैसे कि आपको होता है सांस होता है। तो वो कहता है जो ये धार्मिक फेथ है ना, वो भी इस लहरों की तरह धीरे धीरे पीछे की ओर हट रहा है। जैसे इसकी सांसें खत्म हो रही हूँ, इसका भी एंड हो ही गया है। इस तरीके से हमें लगता है जैसे जो पहले कमरबंद की तरह घेरे हुए था पूरी पृथ्वी में, हर जगह सी ऑफ फेथ से ढका हुआ था, अब वो ऐसा लगता है कि अब अपनी अंतिम सांसें ले रहा है, अब वो ख़त्म होने ही वाला है, बिल्कुल उसमें कुछ अब बचा नहीं है। डाउन द वास्ट एजेस डियर्ड एंड नेकेड शिंगल्स ऑफ द वर्ल्ड। जब लहरें पीछे हटती हैं तो अपने पीछे वास्ट, मतलब बड़े बड़े मंद किनारे छोड़ जाती हैं, और साथ ही वहाँ पर नंगे शिंगल्स, जो मतलब कंकर होते हैं छोटे छोटे, ऐसा लगता है जैसे कि वो नंगे हो गए हों, क्योंकि पानी नहीं है, जब वो उनके कपड़े उतर गए, इस तरीके से लगते हैं, नंगे सिंगल्स की तरह हमें दिखाई पड़ते हैं। मतलब अच्छाई अब धीरे धीरे ख़त्म हो रही है, थोड़ा बहुत भी विश्वास की उम्मीद बची थी वो भी अब धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है। मतलब जो फेथ, जब समुंदर था, सी ऑफ फेथ था, वो धीरे धीरे सूखता जा रहा है। तो अब किनारे जो उसके वास्ट बड़े बड़े किनारे थे वो दिख रहे हैं, और अब जो सिंगल्स, मतलब जो इंसान के अंदर था वो अब इस तरीके से लग रहा है बिना फेथ के, जिस तरीके से वो बिना कपड़े के हो। तो अब मतलब अच्छाई अब धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। अब ये लास्ट स्टेंजा, ओह लव लेट अस बी ट्रू टू वन अनदर। तो अब पोइट कहता है, हे प्रिय, हम एक दूसरे को सच कहना चाहिए, हमें एक दूसरे से सच बोलना चाहिए, और एक दूसरे के लिए हमें सच्चा होना चाहिए। तो यही हम ट्रू, मतलब लेट बी ट्रू टू वन अनदर, एक दूसरे के प्रति सच्चा होना चाहिए और एक दूसरे को सच कहना चाहिए। फॉर द वर्ल्ड विच सीम्स टू लाई बिफोर अस लाइक ए लैंड ऑफ ड्रीम्स। क्योंकि हमारे सामने जो ये दुनिया फैली हुई है ना, वो हमें सपनों की दुनिया लगती है, जैसे लैंड ऑफ ड्रीम हो, और जैसे हमारे सपने भी यहाँ पूरे हो जाएंगे, हमें लगता है कि हमारे सपने पूरे हो जाएंगे, लैंड ऑफ ड्रीम है। आगे बताता है कैसे, सो वेरियस, सो ब्यूटीफुल, सो न्यू। जो कैसी है सपनों की दुनिया जो हमारे फैली हुई है ना हमारे सामने, कैसी है, इतनी अलग, जैसे इसमें डिफरेंट तरीके की चीज़ें यहाँ पर हों, इतनी खूबसूरत, ब्यूटीफुल, जैसे कि बिल्कुल नई जैसी हो। hath really neither joy nor love nor light।
और न तो इस दुनिया में, हालांकि ये दुनिया जो है अलग लगती है, खूबसूरत लगती है, नई लगती है और सपनों की ड्रीम ऑफ लैंड लगती है, लेकिन ये दुनिया जो है ना उसमें कोई आनंद नहीं है, कोई जॉय नहीं है। न ही इस दुनिया में कोई प्यार है, लव है, और न ही इस दुनिया में कोई लाइट है, न रोशनी है। नॉर सर्टिट्यूड, नॉर पीस, नॉर हेल्प फॉर पेन। सर्टिट्यूड का मतलब होता है यकीन, तो इसलिए पोइट कहता है कि न तो इस जो लैंड, ये जो हमारी जो वो थी, क्या थी हमारी लैंड ऑफ ड्रीम जो थी ना, उस पे अब ऐसी है, न तो किसी को किसी पर यकीन है, सर्टिट्यूड है, नॉर पीस, न यहाँ पर कोई शांति है, और न ही यहाँ पर दुख या तकलीफ़ों को दूर करने का कोई उपाय है, कोई हेल्प है। एंड वी आर हेयर एज ऑन डार्किंग प्लेन, और हम यहाँ खड़े हैं इस प्लेन, इस समतल भूमि पर, इस समतल जगह पर जहाँ पर अंधेरा बढ़ता ही जा रहा है। स्वेप्ट विद confused alarm of struggle and fight। अब यहाँ पर कह रहा है कि और चारों ओर क्या हो रहा है, कन्फ्यूजन्स, अराजकता, कन्फ्यूज्ड हो रहा है और चारों तरफ अराजकता का माहौल है, अराजकता बढ़ती जा रही है, जिसके कारण लोग लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, एक दूसरे से स्ट्रगल कर रहे हैं, फाइट कर रहे हैं। वेयर इग्नोरेंट आर्मीज क्लैश बाय नाइट, और क्या हो रहा है, या रात के अंधेरे में अनजान सेनाएं, अनजान आर्मीज, जो अनजान लोग हैं वही अनजान आर्मी हैं, वो लड़ रहे हैं, वो झड़ रहे, एक दूसरे से क्लैश कर रहे हैं। तो इस पोएम में जो ये था क्या बताया गया, पोइट कह रहा है कि हम एक ऐसी दुनिया, एक ऐसी लैंड ऑफ ड्रीम में रह रहे हैं जहाँ दिखने में तो बहुत नई लगती है, बहुत सपनों की दुनिया लगती है, एक अलग सी दुनिया लगती है, लेकिन उस दुनिया में कोई रिलीफ नहीं है, कोई आनंद नहीं है, कोई प्यार नहीं है, न ही एक दूसरे को किसी पर यकीन है। और ये भी समुंदर के पानी यानी कि फेथ की तरह जो इस दुनिया से चला गया है, पीछे हट गया है, वो भी उसी तरह से हट रहा है, ख़त्म हो रहा है। यानी कि जो एक इंडस्ट्री रेवोल्यूशन आया उससे जो लोगों का फेथ था वो ख़त्म हो गया है, वो हो गया है। तो ये थी पोएम, और ये पोएम एक लिरिकल पोएम थी, एक फ्री वर्स में लिखी गई पोएम थी, और काफ़ी इसमें स्पिरिचुअली चीज़ें बताई गई हैं। तो ये थी पोएम की लाइन बाय लाइन हिंदी ट्रांसलेशंस, और मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि मैं आपको सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में बता सकूं। अगली वीडियो में मैं इसके क्वेश्चन आंसर लेके आऊँगा, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।